जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 23 है जी, लेक्चर 23 कर दें भैया। ठीक है भाई मेहरबानी। लेक्चर 23 है। आज के लेक्चर में हम आपको होम असाइनमेंट दी गई थी केस स्टडीज की, वो होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे हम। और इसके अलावा जो गोइंग कंसर्न हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, हमने इसके सिर्फ इवेंट्स एंड कंडीशन डिस्कस किए थे, याद है? हमने वो इवेंट्स एंड कंडीशन डिस्कस किए थे जिनकी मौजूदगी, इधर भाई मेरी तरफ, मेरे से सीखेंगे ना जो वो काम आएगा, ये सीखने से नहीं है, मेरी तरफ। गोइंग कंसर्न में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा था? इवेंट्स या कंडीशन जो कि डाउट क्रिएट करते हैं गोइंग कंसर्न के ऊपर। इवेंट्स या कंडीशन की लिस्ट हमने पढ़ी थी, वो लंबी चौड़ी लिस्ट थी। कितने थी? 4-5 आइटम्स थी उसमें। यस 4-5 नहीं थी। कितनी थी? कैटेगरीज 3 थी। उन कैटेगरीज के अंदर जो एग्जाम्पल्स थी वो टोटल मिला के कोई 20-25 के करीब थे। वो सारी एक एक एग्जाम्पल आपने पढ़ी है, एक एक एग्जाम्पल आपने पढ़ी है। एक एक कैसे कोई भी एग्जाम्पल अगर वो केस स्टडी में इंक्लूड कर देता, पहचान लेंगे कि ये किस लिस्ट में पड़ी थी, गोइंग कंसर्न में पड़ी थी कि एमसीज ऑफ मैटर में पड़ी थी, या कि अदर मैटर में पड़ी थी, या मिस स्टेटमेंट में पड़ी थी, या स्कोप लिमिटेशन में पड़ी थी। ये पहचान लेंगे। अगर ये नहीं पहचान पाए तो आप केस स्टडी अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो सारी लिस्ट आपको दी गई हैं बार बार पढ़ना है, जहन में बिठाना है। इनको ज़बानी याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन इनको इतनी दफा पढ़ना है कि जैसे ये सामने है पहचान ले इसको कहाँ देखा था, इसको कहाँ देखा था। क्या हमने इसको एमसीज ऑफ मैटर में देखा था? क्या हमने इसको मिस स्टेटमेंट में देखा था? ये एबिलिटी आप में होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, आज हम फिर गोइंग कंसर्न को कंक्लूड करेंगे, लेकिन कंक्लूड करने से पहले, अब चूंकि इससे पहले मैंने आपको केस स्टडी करवाई थोड़ी हल्की आंच पे, अब चूंकि हम एक रीजनेबल पोर्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कवर कर चुके हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन का सेक्शन भी निपटा दिया हमने, एमसीज मैटर भी निपटा दिया, अदर मैटर भी निपट गया, गोइंग कंसर्न रह गया, अब इसके बाद सिर्फ की ऑडिट मैटर रह गया। तो चूंकि हम एक रीजनेबल पोर्शन, या यूं कह लीजिए मोर देन 80% पोर्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कवर कर चुके हैं, तो अब टाइम आ गया है कि आपको आपकी केस स्टडी को अपग्रेड किया जाए। अभी तक जो मैंने आपको केस स्टडी अटेम्प्ट करने के हवाले से रूल सिखाए हैं वो क्या है, जरा मुझे बता दीजिए। हमने कहा 3 स्टेप्स: इवैल्यूएट द सिचुएशन, फिर उसके बाद इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस, और फिर इसके बाद इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। अब सुन लीजिए, आज के लेक्चर में पहले मैं आपको केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है कंप्रीहेंसिव अप्रोच सिखा रहा हूं। इसके बाद फिर हम लेक्चर की तरफ चलेंगे। ठीक है जी। ये अप्रोच ऑलरेडी आपके पास मौजूद होगी वॉल्यूम 2 में, हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडी रिलेटिंग टू इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, ये जहन में रखिएगा, ये बी लॉ और सी लॉ की तरह ऐसा नहीं है कि कोई भी केस स्टडी अटेम्प्ट करने की अप्रोच जो है एक जैसी होगी। ऐसे नहीं है कि रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखे, डिसीजन लिखे, बेसिस ऑफ डिसीजन लिखे, ऐसा नहीं है। हर मेजर टॉपिक की केस स्टडी का तरीकाकार अलग है। पहला असूल, हमारे ऑडिट के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है। कुछ चैप्टर केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, कुछ नहीं। जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी बनाने को 2-3 नंबर की छोटी मोटी केस स्टडी वो किसी भी जगह से बना सकता है। केस स्टडी बनाने को 2-3 नंबर की केस स्टडी किसी भी चैप्टर में से बना सकता है, लेकिन केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ चैप्टर्स मेजर है, अहम है, कुछ चैप्टर्स अहम नहीं है। जैसे अभी तक हमने चैप्टर 1, 2, 3 जो पढ़ा वो केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अहम नहीं था। मैं आपको उसकी केस स्टडी असाइनमेंट के तौर पे देता तो रहा, लेकिन मैंने कोई टेंशन नहीं ली, ना ही आपको टेंशन लेने दी। आप पूछते भी थे सर ये केस स्टडी ऐसे नहीं हो रही, क्या करना है? मैंने कहा कोई बात नहीं, करते जाए, रीड कर ले। अगर खुद से नहीं हो रही तो सोल्यूशन रीड कर ले, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम केस स्टडीज आ गई, और जब आप ये केस स्टडी सीख लेंगे ना जो बड़ी वाली है, छोटी छोटी केस स्टडी तो सीखे बगैर ही आप निपटा लिया करेंगे। तो चैप्टर 4 हमारा पहला बड़ा चैप्टर है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी हर अटेम्प्ट में आया करती है। इस केस स्टडी को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है गौर से सुन लें, अटेंटिव होकर, बार बार नहीं समझाऊंगा, पूरे सेक्शन में सिर्फ एक दफ़ा समझाऊंगा। इसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस कर करके इस अप्रोच को सीखना है और उसके ऊपर ग्रिप हासिल करनी है। कहता है सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द केस सुन लो। स्ट्रक्चर ऑफ द केस का मतलब क्या है कि एग्जाम में आपको जो केस स्टडी आएगी उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, जो रिपोर्ट वाली केस स्टडी होगी उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। कह रहा है यू विल बी गिवन मैनी शॉर्ट सिचुएशन, आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-4 केस सिचुएशन दे दी गई होंगी।
पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, दिल किया तो पार्ट डी भी ऐड कर देगा। यानी क्वेश्चन एक जो होगा ऑडिट रिपोर्ट वाला पॉसिबल है, एन मुमकिन है, कभी कभार वो सिर्फ एक ही केस स्टडी देता है, लेकिन सम टाइम मल्टीपल सिचुएशन टेस्ट करता है। जब अक्सर मल्टीपल सिचुएशन, तो जब मल्टीपल सिचुएशन टेस्ट करता है तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे बनाता है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। आपकी सोच की तरह बैग भी उठा लीजिए, ठीक है जी, शाबाश। तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इस तरह हमें डिफरेंट पार्ट्स दे देगा। पहला असूल, हर पार्ट हमने अलहदा अटेम्प्ट करना है। बाज़ का स्टूडेंट कहते हैं सर क्लाइंट तो एक ही है, उसकी 3 सिचुएशन ए बी सी, क्लाइंट एक है ना, तो प्रैक्टिस में जाके एक रिपोर्ट देंगे कि 3 देंगे? एक देंगे। तो सर ये इसमें हम पार्ट ए में कह रहे हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, पार्ट बी में कह रहे हैं एडवर्स ओपिनियन, तो मिला के एक ही ओपिनियन, एक ही रिपोर्ट क्यों ना बताएं? एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसीलिए केस स्टडी की प्रैक्टिस करते हुए सम टाइम ऐसा होगा कि जो पुराने क्वेश्चन है ना, उसमें एक ही क्लाइंट की 3 सिचुएशन होगी ए बी सी, आपने हर सिचुएशन को अलग अटेम्प्ट करना है। क्लियर? हाँ, अब चूंकि रिसेंटली उसको अंदाजा हो गया है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस में जाके कहीं वो गलत ना सोच ले, तो अब वो कहता है कि फॉलोइंग आर 3 सिचुएशन इन 3 डिफरेंट ऑडिट क्लाइंट्स, इन 3 डिफरेंट। तो डिफरेंट ऑडिट क्लाइंट कहे या सेम क्लाइंट कहे, अगर उसने 3 सिचुएशन दे दी, हमने हर सिचुएशन का अलग अलग एनालिसिस करना है। समझ आई बात? फिर उसके बाद दूसरी चीज कह रहा है रिक्वायरमेंट क्या होगी। अच्छा, रिक्वायरमेंट से क्या होता है भला? रिक्वायरमेंट से हमें पता चलता है किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आपको पता है, मैं सबसे पहले आपको रीडिंग करवाता हूं, जो आइंदा भी करवाऊंगा। किसकी? रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी है, क्वेश्चन बाद में। रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी है, क्वेश्चन। इसकी रीजन बताई थी मैंने आपको कभी, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक में से है, उसके कंसेप्ट रिफ्रेश हो जाए। फिर एंड requirement will be to explain effect या implication of each situation on auditor's report और opinion। और requirement में क्या कहेगा? मुझे each situation, किसका? each से समझ आया आपको? हर एक का अलग अलग। मुझे each situation का impact बताओ, किसके ऊपर बताओ? ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर या opinion के ऊपर? एक ही बात है। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट ऑन रिपोर्ट या इफेक्ट ऑन ओपिनियन एक ही बात है। टेक्निकली दोनों में फर्क है। ओपिनियन इज वन एलिमेंट ऑफ रिपोर्ट, फर्क है टेक्निकली। लेकिन जब केस स्टडी में पूछे इफेक्ट ऑन ओपिनियन या इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, तो आपने इफेक्ट ऑन रिपोर्ट ही बताना है। इफेक्ट ऑन ओपिनियन या इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पूछे, इसका मतलब क्या? स्टूडेंट आया, कहने लगा सर देखे एग्जामिनर ने कितनी हमारे साथ ज्यादती करता है। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगा सर केस स्टडी आई, उसने पूछा था इफेक्ट ऑन ओपिनियन, तो मैंने लिख दिया अनमोडिफाइड ओपिनियन। तो मैंने कहा उसमें तो उसने लिखा हुआ था कि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है, तो वो अदर मैटर पैराग्राफ नहीं ऐड करना था। कहने लगा सर देखिए रिक्वायरमेंट में उसने भी लिखा हुआ था इफेक्ट ऑन ओपिनियन बताओ, तो मैंने तो इफेक्ट ऑन ओपिनियन ही बताया अनमोडिफाइड। सोल्यूशन देखा तो उसने अदर मैटर भी लिखा हुआ था। सोल्यूशन देखा, क्वेश्चन गलत है इसमें, ड्राफ्टिंग क्वेश्चन की गलत मैं मानता हूं, लेकिन अगर वो इस तरह कर रहा है कि इफेक्ट ऑन ओपिनियन पूछता है, रिक्वायरमेंट में क्या है? इफेक्ट ऑन ओपिनियन, लेकिन रिपोर्ट में कोई भी इफेक्ट आ रहा हो इंक्लूड करता है, तो हमें भी कर देना चाहिए ना। ठीक है, तो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन ले, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन ले, बल्कि कंप्लीट कंसेप्ट देता हूं आपको, गौर से सुनिएगा। अब जो अगली 1 मिनट में बात करने लगा बहुत ही अहम और बहुत ही टेक्निकल है। इम्पैक्ट ऑन, हमारे 3 अल्फाज बोले जाते हैं हमारे प्रोफेशन में, तीनों का मतलब अलग अलग है अगर ट्रू सेंस में टेक्निकली देखा जाए। ओपिनियन, रिपोर्ट और ऑडिट। ठीक है, ओपिनियन, रिपोर्ट और ऑडिट। ऑडिट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, इसमें हमारे प्रोसीजर भी आ जाते हैं, इसमें रिपोर्ट भी आ जाती है, इसमें ओपिनियन भी आ जाता है। ठीक है, फिर अगले स्टेप पे है टर्म ऑडिट रिपोर्ट। इसका मतलब है इसमें हमारे, इस टर्म में हमारे प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हर एलिमेंट इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, और तीसरी चीज है ऑडिट ओपिनियन, जिसका मतलब सिर्फ हमारा
ऑडिट ओपिनियन ही है, बाकी के एलिमेंट्स नहीं है। प्रैक्टिकली ये कंसेप्ट इसी तरह यूज होता है जैसे आपको बताया। अब सुन ले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे टेस्ट होता है। केस स्टडी में वो या तो पूछेगा इफेक्ट ऑन ऑडिट, या पूछेगा इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, या इफेक्ट ऑन ओपिनियन। आपने केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट ऑन रिपोर्ट और इफेक्ट ऑन ओपिनियन को एक ही समझना है। यानी अगर वो इफेक्ट ऑन ओपिनियन पूछता है और रिपोर्ट में कोई और पैराग्राफ इफेक्ट हो रहा है, आपने सॉल्यूशन में उसका जिक्र करना है। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो ये गलत है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो गलत, लेकिन एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को भी तो हमने पूरा करना होता है। तो हम जब जैसे सॉल्यूशन देखते हैं, हम जब एग्जामिनर कमेंट्स देखते हैं, हम जब मार्किंग स्कीम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जब वो इफेक्ट ऑन ओपिनियन कह रहा हो ना, तो रिपोर्ट में जो भी चीज इफेक्ट हो रही हो वो लिखनी होती है, ठीक है। और अगर इफेक्ट ऑन ऑडिट पूछे या पूछे कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, इफेक्ट ऑन ऑडिट पूछे या पूछे कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, तो जब कोर्स ऑफ एक्शन पूछेगा हमने इफेक्ट ऑन प्रोसीजर भी बताने हैं, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताना। ये बात समझ आ रही है। इसीलिए हमेशा आपने आपका आधा फोकस जो है ना, आधा एनालिसिस रिक्वायरमेंट पे होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट से बहुत क्लियर हो जाए वो क्या पूछ रहा है। तो यहां पे रिक्वायरमेंट क्या हुई हमारी, उसने कहा ये ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिट ओपिनियन के ऊपर इफेक्ट पूछ रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। हाँ, समटाइम उसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन या इंपैक्ट ऑन ऑडिट। अगर ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है या इंपैक्ट ऑन ऑडिट कह रहा है, तो इसका मतलब है हमारे सवाल के दो हिस्से हो गए। एक प्रोसीजर्स वगैरह जो हमने बताने हैं वो अलग, रिपोर्ट का अलग। ये पक्का कंसेप्ट कर लेना आपने। अच्छा आगे चलते हैं। कह रहा रिमेंबर एवरी सिचुएशन, वही जो भी कल रहा हूं है, एवरी सिचुएशन इज टू बी सॉल्व सेपरेटली वेदर ऑल सिचुएशन रिलेट टू डिफरेंट क्लाइंट्स आर सेम क्लाइंट, डिफरेंट क्लाइंट आर सेम, हर एक को अलग सॉल्व करना है, ठीक। अब कह रहा है ये तो हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी केस स्टडी सामने ही देख के आपने पहचानने का, हाँ 3 पार्ट्स हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछ रहा है, बस समझ लग गई। ये हमारा चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। कैसे पहचान, अब इसको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट कैसे करना है, स्टेप 1 इवेल्युएट द सिचुएशन को इवेल्युएट करना है। यानी क्या इवेल्युएट करना है, इसमें पहले इसमें कोई जो भी इशू इसमें इन्वॉल्व है, कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट है तो कोई ना कोई काउंटिंग का इशू होगा ना। अच्छा एक चीज में रखिएगा, अभी मैंने आपको इवेल्युएट द सिचुएशन में यह बताया था कि आपने सिर्फ ये बता देना है कि मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिट है, इसको जस्टिफाई भी करना होता है। जैसे अगर क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की ना, तो आपने जहां पे ये लिखना है कि दिस इज मिस स्टेटमेंट, वहां पे आगे इसको जस्टिफाई भी करवाना है कि बिकॉज IFRS रिक्वायर्स टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट के साथ जस्टिफिकेशन होगी। आपने बताना है कि इसे IFRS क्या रिक्वायर करते हैं। सिर्फ मिस स्टेटमेंट का लफ्ज नहीं लिख देना, नंबर उसके भी दे देगा, लेकिन जब आपने उसको जस्टिफाई नहीं करवाया तो हो सकता है आधा नंबर काट ले। तो जस्टिफाई कराने का मतलब क्या होता है, साबित करना। इसी तरह का स्कोप लिमिटेशन है। फिर आप ये नहीं लिखेंगे कि बिकॉज IFRS रिक्वायर्स टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, ये नहीं लिखेंगे। फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बात लिखेंगे अगर स्कोप लिमिटेशन हुई, बिकॉज ISAs रिक्वायर्स ऑडिटर टू फिजिकली वेरीफाई इन्वेंट्री। लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, एक लाइन में निपटा दें। लंबे ये जो शुरू के होते हैं ना स्टार्टर्स केस स्टडी के उन स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला ये होता है, वो कहते हैं सर केस स्टडी कर तो लेते हैं, लेंथी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप केस स्टडी अटेम्प्ट करने से पहले नहीं सोचते कि क्या लिखना है। जो पहले सोचेगा फिर लिखेगा उसकी केस स्टडी बैलेंस रहेगी। जो पहले लिखेगा बाद में सोचेगा कि ये इतनी बड़ी लेंथी क्यों हो गई, उसकी लेंथी, ठीक है। तो पहले सोचना है, ठीक है। तो इवेल्युएट द सिचुएशन में हमने क्या लिखना है कि ये इसको पढ़ना है कि ये सिचुएशन कौन सी है, ये काउंटिंग का मसला है, ऑडिट का मसला है, ला का। और आगे देखें, कंक्लूड वेदर सिचुएशन इज मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है या एम्फसिस ऑफ मैटर है।
या अदर मैटर है या की ऑर्डर मैटर या गोइंग कंसर्न या अदर ओपिनियन रिक्वायर्ड है। इससे पहले जो आपको बेसिक एनालिसिस सिखाया था उसमें सिर्फ मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन कवर किया था। हाँ, एक दफा मैंने कहा था यहाँ कुछ और, अब वो यहाँ कुछ हो रहा है, ये खुल के सामने आ गया हमारे। यानी हमने जब भी कोई केस स्टडी पढ़नी है ऑडिट की, सबसे पहले देखना है सिचुएशन को, क्या ये मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है, एमसीएम मैटर है, अदर मैटर है, की ऑर्डर मैटर या गोइंग कंसर्न। ये कैसे, यहाँ एडिशनल ओपिनियन, शाबाश, ये कैसे पता चलेगा? पढ़ लिया आपने, कैसे पता चला? उसने कहा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। हाँ जी, ये किस जगह पे आएगा? मिस स्टेटमेंट में आएगा, शाबाश। हाँ, लिस्ट को पढ़ के पता चलेगा ये किस जगह आना है, लिस्ट को पता चल गया भाई। जिस लिस्ट की एग्जांपल है वही पैराग्राफ है। लिस्ट याद किया ना? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क किस वाली लिस्ट में आता है? एमसीज ऑफ मैटर की लिस्ट में। कोई नहीं याद की हुई आप भाई, देख लें 8 एमसीज ऑफ मैटर कितनी, 8 एग्जांपल, अदर मैटर की 4 एग्जांपल, मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन की छोटी छोटी एग्जांपल्स, फिर उसके बाद गोइंग कंसर्न, मिल मिला के ना सारी 100 से ज्यादा नहीं होंगी ये सारी जित एमसीज ऑफ मैटर। बस बस नहीं, आप सीए करना है बीए करना है, पहले ये फैसला करना है। नहीं सर, हो जाती है तनख्वाह चाहिए सीए की काम करने बीए के, ऐसे थोड़ी चलता है मेरे भाई, ऐसे तो नहीं होता ना। और 100 लाइंस, 100 मैट्रिक में होते थे ना, एक मजमून याद करना होता था। इंग्लिश हमारी तब भी साहबी की होती थी, एक मजमून याद करना, उसकी 100 से ज्यादा लाइंस होती थी, वो याद कर लेते थे कि नहीं, और ऐसा याद करते थे कि भूलता नहीं था। कुछ तो ऐसे भी आपने, आई बैग टू से दैट आई हैव मेल, आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर टुडे, काइंडली ग्रांट मी वन ली, होता था ना, ऐसे ही याद। इसी तरीके से एग्जाम्पल्स याद कर लें भाई, एग्जाम्पल फौरन विद इन मिनी सेकेंड आपको एग्जाम में क्लिक हो जाए ये एग्जाम्पल किस लिस्ट में थी, फिर आएगी आपकी केस स्टडी के ऊपर ग्रिप। अगर उधर भी सोचते रहे ना ये पढ़ा तो जरूर हुआ था लेकिन ये किस जगह पढ़ा था, फिर केस स्टडी नहीं होनी भाई। वैल्यूएट या सोल्यूशन पहली चीज पता चल गई। क्या कर, सबसे पहले हमने केस स्टडी पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा लगा लिया, ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन है चैप्टर 4 का। फिर उसके बाद हमने सिचुएशन पढ़ी और अंदाजा लगाया कि क्या ये मिस स्टेटमेंट है, ये स्कोप लिमिटेशन है, ये एमसीज ऑफ मैटर है, ये अदर मैटर है, की ऑर्डर मैटर है, गोइंग कंसर्न, अनसर्टेनिटी। ये कैसे पता चलेगा? एडिशनल ओपिनियन। जब हमने लिस्ट याद की होगी तो पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। लिस्ट नहीं याद की होगी तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। फिर आप भी खुद भी परेशान होंगे और मुझे भी परेशान होंगे, सर सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, सर केस स्टडी सॉल्व नहीं हो रही, केस स्टडी सॉल्व नहीं हो रही, ठीक है। नहीं, वो एक लतीफा याद आ गया लेकिन रहने दें। नहीं, पीर साहब का मुरीद था कोई आप जैसा मासूम, पीर साहब के पास चला गया, कहूँगा पीर साहब दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे औलाद दे। पीर साहब ने दुआ की, साल बाद फिर आ गया, पीर साहब दुआ करें औलाद दियो। तीसरी दफा फिर आया, पीर साहब ने कहा यार ये ऐसे अल्लाह ताला के काम है लेकिन मसला क्या है, शादी हो गई? कहता नहीं शादी नहीं हुई है। तो ये आप 100% कन्फर्म में आपने पहले ये सुना होगा। यहाँ पे सुनाने का मकसद क्या है? आपको पीर साहब की मजबूरी बताना, ठीक है, कि जब केस स्टडी लिस्ट याद ही नहीं करेंगे और फिर आगे गए सर जी केस स्टडी सॉल्व नहीं हो रही, सर जी समझ में नहीं आ रहा, केस ऑडिट समझ नहीं आ रहा, तो भाई उसको समझने के लिए कोई प्री रेक्विजिट है। प्री रेक्विजिट करेंगे, शादी नहीं। गलत कंसेप्ट समझने में माहिर हैं आप। नहीं भाई, क्या लिस्ट याद करना। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं अब देखें, अब ये दूसरा स्टेप सिर्फ उस सूरत में करना है अगर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है। याद रखिए जो मटेरियलिटी का कंसेप्ट है ना, ये मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन पे अप्लाई होता है। ये एमसीज ऑफ मैटर पे नहीं अप्लाई, अदर मैटर पे नहीं अप्लाई होता, ये लीगल रिक्वायरमेंट्स पे अप्लाई नहीं होता। ये मटेरियलिटी का कंसेप्ट किस पे अप्लाई होता है? मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन पे।
मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन पे। इसीलिए जहन में रखिएगा कि जब कभी मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन हो तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मटीरियलिटी डिटरमिन करना। ये डिसाइड सिग्निफिकेंस, यूं कह रहे हैं सिग्निफिकेंस डिटरमिन करना कि ये इममटीरियल है, मटीरियल है कि परवेसिव है। अब आपको उसका कुछ मैंने आपको रूल सिखाए थे, टोटल 5 रूल थे, उनमें से 3 सिखाए थे, याद है आपको? तो पहले वाले 3 आपको पता होंगे कि अगर क्वेश्चन ज्यादातर सिचुएशन में मोर देन 80% सिचुएशन में क्या होगा, वो आपको प्रॉफिट दिया होगा उसने, और साथ में टोटल एसेट्स भी दिए होंगे, और आपसे कहेगा कि कैलकुलेट करो मटेरियलिटी। जब प्रॉफिट भी दिया है, टोटल एसेट्स भी दिए हैं, आप मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट का 5%। अगर क्वेश्चन में जो भी इशू है वो प्रॉफिट के 5% से कम है तो कंक्लूजन क्या होगा? प्रॉफिट के 5% से ज्यादा है और प्रॉफिट के 50% से ज्यादा पर ये असूल ध्यान में रखना है। और अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया ही नहीं गया हुआ, प्रॉफिट टोटल एसेट, तो फिर दोनों सिचुएशन डिस्कस करनी है। ये रूल अगर आप 2 पिक कर लेना कि पहला स्टेप प्रॉफिट का 5%, दूसरा अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो दोनों सिचुएशन डिस्कस करनी है। मोर देन 90% केस स्टडी आपकी इसी से सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर? ये 2, अच्छा स्टेप 2 भी हो गया। बाकी ये 2 स्टेप्स ये अभी नहीं करवाना चाह रहा मैं, ये जब हम चैप्टर ये एंड पे पहुंच जाएंगे ना, केस स्टडी के बिल्कुल गुरु बन जाएंगे आप लोग, फिर आप उसको ये 2 टिप्स आपको तब बताऊंगा। अभी स्टेप 2 मटेरियलिटी डिटरमिन करना भी हो गया। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? अब हमने इफेक्ट ऑन रिपोर्ट। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? इफेक्ट ऑन रिपोर्ट। इसमें क्या करेंगे? हमने इफेक्ट ऑन ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन। सबसे पहले तो ओपिनियन को बता दें कि ओपिनियन कौन सा आएगा। अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो हम लिखेंगे वी शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और वो लाइन नहीं भूलनी जो आप अक्सर भूल जाते हैं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। उसमें मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन की नेचर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद ओपिनियन बता दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी सिचुएशन की वजह से ओपिनियन तो इफेक्ट ना हो रहा हो लेकिन अदर एलिमेंट्स इफेक्ट हो रहे हो, या ओपिनियन के साथ साथ अदर एलिमेंट्स भी इफेक्ट हो रहे हो? क्या हमें सॉल्यूशन में उनको जिक्र करना है? बिल्कुल जिक्र करना है। तो आप लिखेंगे आर्टिकल शैल इंक्लूड एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ठीक है। आर्टिकल शैल इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ बिकॉज prior period financial statement were audited by another auditor। अच्छा, लेकिन इसमें ये चीज ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनर मार्क्स ज्यादा देता है बाज़ औक़ात केस स्टडी के। वो एक्सपेक्ट करता होता है कि आप सिर्फ ये ना कह दें, जैसे अगर आपने देखा ना क्वालिफाइड ओपिनियन, एग्जामिनर कहता है मुझे ना कंप्रीहेंसिव एनालिसिस चाहिए होता है। एग्जामिनर की सिंगल रिक्वायरमेंट क्या कहना, क्या मुझे वो कहता है मुझे सिर्फ ये ना बता दो क्वालिफाइड ओपिनियन, मुझे आगे ये भी बताओ बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या आएगा। फिर आगे क्या कहता है मुझे सिर्फ ये ना बताओ कि एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, मुझे ये भी बताओ एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में 3 चीजें कौन सी आएगी। याद है, मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड, रेफरेंस, और तीसरा आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। कहता है मुझे सिर्फ अगर एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ लिख के अगले सवाल पे चले जाओगे ना, मार्क्स तो दूंगा 4 में से 1 नंबर। तो हाँ, जब कभी आप कोई भी इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बता रहे हो ना, चाहे वो क्वालिफाइड ओपिनियन हो, चाहे एम्फसिस ऑफ मैटर हो या कोई और, तो आपने उसका कंप्रीहेंसिव यानी उस पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसका भी जिक्र करना है। ये ज़हन में रखिएगा। बाकी जैसे जैसे केस स्टडी सॉल्व करते जाएंगे ना, ये आपको पता चलता जाएगा कि वो किस तरीके से करना, किस तरीके से करना, ठीक है। बस ये हमारा इफेक्ट कंप्लीट हो। फिर कह रहा है इफेक्ट ऑन एवरी अदर पैराग्राफ, यानी आपने सिर्फ मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन पे नहीं, बाज़ का स्टूडेंट कहते हैं सर ना मिस स्टेटमेंट ना स्कोप लिमिटेशन, हम इसको छोड़ के आगे जा रहे हैं। नहीं, ये देखें कि क्या ये एम्फसिस मैटर या अदर मैटर भी तो नहीं है, क्योंकि वो भी तो रिपोर्ट के अंदर ही होते हैं ना। तो बाज़ औक़ात किसी चीज का इफेक्ट, किसी केस स्टडी में इफेक्ट इधर नहीं होगा, सिर्फ इधर होगा। कभी इफेक्ट सिर्फ इधर होगा, इधर नहीं होगा। ये 2 है ना पॉइंट, एक ओपिनियन वाला और एक अदर एलिमेंट है। और कुछ केस स्टडी में इफेक्ट दोनों जगह पे होगा, दोनों जगह। याद है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड,
बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन डिस्ट्रॉयड, स्कोप लिमिटेशन, इफेक्ट परवेसिव, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया था, और क्या किया था? हाँ जी, लीगल रिक्वायरमेंट, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट, उसको भी हमने एक्सप्लेन किया था। तो बाजुकात इफेक्ट सिर्फ एक में होगा, सिर्फ ओपिनियन पे, बाजुकात अदर पे, और बाजुकात इसका ध्यान रखना है आपने सोचते हुए हमेशा दोनों चीजों को सोचना। क्लियर? ये था आपका अप्रोच, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि बाजुकात एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर वो कहता है मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर। व्हाट आर द मैटर टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर इन दिस सिचुएशन एंड आल्सो स्टेट इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। तो मैटर्स टू बी कंसीडर्ड का मतलब क्या है? वो ही सिग्निफिकेंस वैल्यूएट करना, मैटर को वैल्यूएट करना, उसकी सिग्निफिकेंस, उसको बाजुकात क्या कह देता है? मैटर टू बी कंसीडर्ड। क्लियर हुई बात? ठीक है। आज हमने वो जो बेसिक एनालिसिस था हमारा 2D, उसको थोड़ा सा 3D, बेसिक स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ मैंने उसमें जो आपका विजन है उसको थोड़ा ब्रॉड करने की कोशिश की। आपने मजीद ये चीजें भी देखी, ये चीज भी साथ जोड़नी है या इसके साथ इस चीज को भी ऐड करना है। क्लियर? अब ये एक पेज है, ये आपने लाजमी वक्तन फवक्तन हफ्ते में एक दफा जरूर पढ़ते रहना, ठीक है, ताकि अगर कोई केस स्टडी कहीं पे आपको अटेम्प्ट करने का तरीकाकार थोड़ा भूल रहा है तो वो रिफ्रेश हो जाए फिर, ठीक है। और जब कभी केस स्टडी करें, कोशिश करें केस स्टडी सोल्यूशन के साथ कंपेयर कर लें और उसमें देखें क्या गलती है, क्या क्या इसमें से हो सकता है कोई ना कोई स्टेप आपने मिस कर दिया। क्लियर जी? अच्छा, ये थी हमारे अप्रोच केस स्टडी को अटेम्प्ट करने की। इसके अलावा मैंने आपको कोई होम असाइनमेंट दी थी, मैं चाह रहा हूँ होम असाइनमेंट में भी कुछ 2-3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें ताकि आपको ये अप्रोच जो है ना ये मजीद पक्की हो जाए, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी आ जाए। तो कौन सा क्वेश्चन था ये? कौन सा नाम क्या इस क्वेश्चन में उसका? समरकंद लिमिटेड? नहीं, जो आपको दिया था ये हो सकता है इसका नंबरिंग डिफरेंट। जो आपको क्वेश्चन दिया था, किया किसी स्टूडेंट ने? मुझे इस क्वेश्चन नंबर नहीं, उस क्वेश्चन में जो नाम था वो बताएं। समरकंद लिमिटेड, शाबाश। ये अब नाम मुझे आपने बताते जाना। ये आ गया जी समरकंद का क्वेश्चन। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले एंड वाले भाईजान नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है? पढ़ा जा रहा है? पढ़ा जा रहा है? क्या आप क्लास में मौजूद हैं? क्या आप जिंदा हैं? एक दफा तसल्ली कर ले भाई से, पूछ ले क्या मैं जिंदा हूं या जिंदा लाश हूं, पूछ ले भाई से। तो लाश तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट में सबसे पहले केस क्वेश्चन आया, क्या करना है, क्या सिखाना है? रिक्वायरमेंट। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मैटर्स ऑन योर ऑडिट रिपोर्ट। मेरा पहला क्वेश्चन क्या, रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चल गया किस टॉपिक का क्वेश्चन है? ऑडिट रिपोर्ट का। मैं दूसरा क्वेश्चन, क्या हमने सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रहना है या प्रोसीजर भी बताने हैं? रिपोर्ट के अंदर रहना। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, प्रोसीजर नहीं बताने। अगर वो कहता है कोर्स ऑफ एक्शन बताओ, ठीक है, अगर वो कहता है इम्पैक्ट ऑन ऑडिट बताओ, अगर रिक्वायरमेंट को जनरल रखता, व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन, इस तरह के अल्फाज जो होते हैं ना, व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन, व्हाट शैल बी ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन, ये ओपन एंडेड। इस तरह के क्वेश्चन का मतलब है कि प्रोसीजर भी बताओ, रिपोर्ट भी। यहां पे उस समय स्पेसिफाई कर दिया ऑडिट रिपोर्ट, हमने इसको अंडरलाइन कर लेना। 3 सिचुएशन है, तीनों की तीनों सिचुएशन एंगेजमेंट पार्टी हैव रिव्यूड ऑडिट वर्किंग पेपर ऑफ समरकंद लिमिटेड। The audit team has highlighted the following matters in the working paper। अच्छा, अब एक ही क्लाइंट है समरकंद, उसी से रिलेटेड तीनों सिचुएशन है, ए बी 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 सी बी, क्लाइंट एक है, इन सब का इकट्ठा एनालिसिस कर दो कि ए का लेता बी का। ये अब समझ आया कैसे कहा था आपको कि हालांकि क्लाइंट प्रैक्टिकली इस क्लाइंट की एक ही रिपोर्ट इशू होगी, लेकिन एग्जाम में हमने इसको अलग अलग करना है। कहता है 20% ऑफ कंपनीज रिकॉर्डेड टर्नओवर यानी रेवेन्यू कंप्राइजेज ऑफ कैश सेल्स, प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ कैश सेल्स हैव नॉट बीन मेंटेन्ड। कैश, अच्छा कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कैश सेल का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया। क्लियर? आगे चलते हैं। हमने अभी अब क्या मैं फौरन पहुंच जाऊं कि स्कोप लिमिटेशन है? क्या मैं देखूं शायद आगे अल्टरनेटिव शेयर की बात करें।
अच्छा, the audit consequently the audit team was unable to design audit procedure to verify the cash. वो कोई प्रोसीजर बना ही नहीं सके, कोई अब पता चल गया, अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी नहीं कर सके, ठीक है, स्कोप लिमिटेशन हो गई, क्लियर? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इवैल्यूएट द सिचुएशन क्या है, ये क्या है, स्कोप लिमिटेशन, ठीक है, because alternative auditor is unable to obtain evidence from alternative procedure to. दूसरा इफेक्ट क्या है इसका, क्या उसने क्वेश्चन में प्रॉफिट बताया हुआ है, नहीं बताया। अच्छा, ये 20% का मतलब ये नहीं कि ये मटेरियल है, क्योंकि 5% से ज्यादा हो तो मटेरियल होता है, 50% से ज्यादा तो परवेसिव, तो ये 20, तो ये मटेरियल हुआ ना, गलत, मटेरियल नहीं हुआ। क्यों? ये कंफर्म, क्योंकि 20% ऑफ सेल्स कह रहा है, 20% ऑफ सेल्स में भी मटेरियल हो, में भी परवेसिव, मुझे को थोड़ी पता, सेल्स होती तो पता चलता। अगर वो 20% ऑफ प्रॉफिट कहता ना, मैं कंफर्म कहता आपको कि ये मटेरियल है, लेकिन और 20% ऑफ सेल्स कह दे, 20% ऑफ रेवेन्यू कह दे, वो मे भी प्रॉफिट के 5% से ज्यादा, मे भी 50% से ज्यादा हो। तो इसीलिए बताइए यहाँ पे हमें क्या उसने क्लियरली बताया कि फैक्ट क्या है या नहीं बताया? नहीं। तो हम क्या डिस्कस करेंगे? दोनों। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ इफेक्ट इज मटेरियल, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इफ इफेक्ट इज परवेसिव। शाबाश, आगे चले। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रे, नहीं अभी नहीं, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बेसिस, हाँ जी, बेसिस ऑफ ओपिनियन वो भाई बताएंगे। बेसिस ऑफ ओपिनियन बताओ मेरे भाई। स्कोप लिमिटेशन, मिस स्टेटमेंट, हाँ, बेसिस वाली बात बता दे मेरा भाई, बेसिस वाली बात क्या थी? अभी कर पाया, अभी बताया, अभी बताया नहीं बेसिस वाली बात, और ये कहा था कि आप बार बार स्किप कर जाएंगे ना, किया करे यार, आज 10 बजे रोजा लगना शुरू हो गया, ऐसे कैसे चलेगा? ये मेरा भाई बताएगा। हाँ मेरा भाई, बेसिस वाली बात क्या थी? शाबाश, ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड स्लैश डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन, ठीक है जी। अच्छा, क्या यहां फिर के अगले क्वेश्चन पे चला जाऊं, या सोचूं कि ओपिनियन तो डिस्कस कर दिया, क्या इसकी वजह से रिपोर्ट का कोई और पैराग्राफ फैक्ट हो रहा है? एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर फैक्ट हो रहा है। बताया था रिपोर्ट के अंदर 3 अदर होते हैं, 3 अदर, तीनों अदर डिफरेंट हैं एक दूसरे से। एक अदर मैटर था, एक अदर इंफॉर्मेशन था, एक अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स थे, अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स थे। ये अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स का पॉइंट है। ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन इन अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी या लीगल रिक्वायरमेंट, अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी सेक्शन that proper books of accounts have not been kept in respect of this matter, ठीक है भाई। ए क्लियर हो गया, ये हमारा कंप्लीट एनालिसिस हुआ। बी, ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन इट्स फिक्स्ड एसेट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट दे लूंगा, आपने ट्रू और फॉल्स करना है। जब कभी भी चेंज इन एस्टिमेट या चेंज इन पॉलिसी होगा, अकाउंटिंग पॉलिसी, वो मिस स्टेटमेंट होगा, फॉल्स। शाबाश, ये डिपेंड करता है, अगर स्टैंडर्ड ने चेंज की इजाजत दी है, एस्टिमेट भी पॉलिसी भी चेंज, हाँ, लेकिन चेंज को करना ठीक है, अगर वो सही अकाउंट फॉर डिस्क्लोज हुआ है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पे फौरी आपने इस नतीजे पे नहीं पहुंच जाना ये मिस स्टेटमेंट है, यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है चेंज है, चेंज ठीक किया, चेंज हुआ है, चेंज ठीक हुआ है कि नहीं वो आगे देखते हैं। However, all the required disclosure have been included in notes to the financial statement, कह रहा है कि सारे डिस्क्लोजर हमने दे दिए, ठीक है। एज्यूम करते हैं फिर हम अकाउंटिंग भी ठीक की होगी, तो अगर अकाउंटिंग भी ठीक किया, डिस्क्लोजर भी ठीक किया, तो हम क्या करेंगे? अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एमसीक्यू मैटर तो आएगा ना। अब एमसीक्यू मैटर मेरा भाई खोल के मुझे दिखाएगा किस जगह पे चेंज इन एस्टीमेट और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी लिखा है।
एमसीक्यू मैटर ना भाई, ना भाई, दुआ करवा लो जितनी मर्जी पीर साहब से, लिस्ट ना याद करना। लिस्ट देख उसमें कहीं चेंज इन एस्टीमेट काउंटिंग पॉलिसी है? नहीं है तो यहाँ पे नहीं आएगा ना, एमसीक्यू मैटर नहीं आएगा। क्या इस पे ऑडिटर के एग्री होने या ना होने की बात करेंगे? देखिए क्वेश्चन में जो उसने ये लाइन लिखी है ना, ऑल द रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर हैव बीन इंक्लूडेड इन नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसका मतलब ये है कि उसने काम ठीक किया। उसने जब क्वेश्चन के अंदर हमें बता दिया, उसने क्वेश्चन के अंदर हमें बता दिया कि सारे नोट्स या डिस्क्लोजर ठीक है, तो फिर इसका मतलब ठीक है। जिनका क्वेश्चन उनको बोलने दे, हाईजैक ना करें जी। अच्छा अब सुन लें, अब आपने क्वेश्चन उठाया टेक्निकल, सुनिएगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर एक एक सेंटेंस क्या एक एक लफ्ज का कुछ मीनिंग होता है, ठीक है, लेकिन वो आप आगे चलेंगे फिर समझेंगे। अभी मैं आपको एक रूल बताता हूं। क्वेश्चन के अंदर उसने कह दिया मैनेजमेंट हैज करेक्टली रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन, एक ही है। एक दूसरे क्वेश्चन में कहा मैनेजमेंट एज पर सीएफओ डेप्रिसिएशन हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड। दो क्वेश्चन है, एक में उसने सीएफओ का नाम लेके कहा सीएफओ कह रहा है डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है, दूसरे में क्या कहा उसने, खुद से क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए उसने कहा डेप्रिसिएशन ठीक रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है, दोनों में कोई फर्क है? yes, जब हमें एग्जामिनर कह रहा हो ना डेप्रिसिएशन ठीक रिकॉर्ड हो गई है, तो मतलब ठीक रिकॉर्ड हो गई है, उस पर कमेंट नहीं करना। लेकिन जब क्वेश्चन में कोई सीएफओ सीईओ कह रहा हो ना डेप्रिसिएशन ठीक रिकॉर्ड हो गई है, उसको हमने नहीं मानना। तो बाज़ औक़ात क्वेश्चन में वो सीएफओ के मुंह से बात निकलवाएगा, सीएफओ के मुंह से बात निकली सीईओ मैनेजमेंट के, उसको हमने चेक करना है। लेकिन जो उसने खुद से कह दिया वो, अब यहां पे देखिए क्या एग्जामिनर हमें बता रहा है कि मैनेजमेंट बता रही है कि डिस्क्लोजर इंक्लूड कर तो एग्जामिनर जो बात बता रहा है वो ठीक होती है। एग्जामिनर जो बात बता रहा है इसको हमने चेक नहीं करना। चलिए अच्छा, अब एस्टिमेट्स और काउंटिंग पॉलिसीज ठीक है, एमसीक्यू अनमोडिफाइड ओपिनियन आ गया, एमसीक्यू मैटर नहीं, अदर मैटर नहीं आया। हाँ, इस पे एक मैटर आ सकता है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, की ऑडिट मैटर, लेकिन वो मैं अभी नहीं आपको बता रहा, वो जब हम सेक्शन पढ़ेंगे फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट, द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय अनदर फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स which has issued an unmodified opinion on these financial statements. अदर मैटर, अच्छा पहले अनमोडिफाइड ओपिनियन, शाबाश, फिर उसके बाद उस कौन सा पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ। आप क्या लिखे, मैटर शैल इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ, खत्म। शाबाश शाबाश। वो जरा मुझे कोई स्टूडेंट बता दे कि पुराने नोट चल जाएंगे, नए नोट नहीं आजकल मिल रहे, नहीं चलेंगे, ठीक है। अच्छा तो बताइए अदर मैटर, इस केस में कौन सी इंफॉर्मेशन थी, कौन सी इंफॉर्मेशन? 100 रुपए का इनाम, अदर मैटर, हाथ उठा के पहले, प्रायर पीरियड प्रीसेसर ने वो किया था, प्रीसेसर का मैंने तो बहुत कुछ किया था, मैंने तो इफ्तारी भी की थी, मैंने सहरी भी की थी, उसके बाद खाना भी खाया था। क्या किया था? अदर, इस सिचुएशन में अदर मैटर पैराग्राफ आएगा एग्रीड। उस अदर मैटर पैराग्राफ में स्पेसिफिकली क्या इंफॉर्मेशन आएगी? दैट प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, और who expressed unmodified opinion and date of opinion, डेट। ये तीन स्टूडेंट्स मिलके भी आंसर नहीं कर सके, आधा आधा कर लेते, कोई आधा आधा नहीं। चलिए, सिर्फ अदर मैटर, स्टूडेंट सिर्फ अदर मैटर लिख के समझते हैं, हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अच्छा मजे की बात, फिर जब रिजल्ट आता है परेशान होंगे कि पेपर तो सारा ठीक हुआ था, फेल क्यों हो गए? परेशान होंगे। मजाल है फिर भी एग्जामिनर कमेंट्स या सजेस्टिव सॉल्यूशन देख लें, भागे भागे सिर्फ पीर साहब के पास आएंगे। ये जो है
पेपर बहुत अच्छा खींच के नंबर लगाए थे, 67 मार्क्स आ रहे थे, 21 पता नहीं कैसे आ गए। अच्छा ये भी नहीं ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए मुझे बताएं? क्या उस्ताद के पास आना चाहिए? नहीं, उस्ताद के पास इसको खुद से देखना चाहिए क्या जो रूल सारे बताए थे उसको फॉलो किया है, और बाद में टीचर से डिस्कशन जरूर कर लें कि सर फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। लेकिन अगर पास्ट में क्या किया है एग्जैक्टली ये देखना हो ना क्या गलती की है, उसके लिए एग्जामिनर कमेंट्स का जैसे सोल्यूशन है। अब मुझे बताइए आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास्ट में जिस पेपर की भी तैयारी की है उसके एग्जामिनर कमेंट्स जैसे सोल्यूशन और मार्किंग स्कीम रेगुलरली देखते हैं? ये अच्छा, तीन पूरी क्लास में 3 स्टूडेंट, इससे अंदाजा लगा लें। हालांकि मैंने आपको क्या बताया, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा आपका जो मोस्ट यूजफुल एजुकेशन रिसोर्स है वो क्या है? एग्जामिनर कमेंट्स। और ये हाल है, या परेशान तो होते नहीं कि मेरे नंबर कम क्यों आए, लेकिन जो एग्जामिनर चीफ सीख के बता रहा है उसको नहीं पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट। आगे आपकी मर्जी, बताना मेरा फर्ज था। भाई ये क्लियर हो गया। सिर्फ अदर मैटर नहीं लिखना, अदर मैटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो भी लिखनी है। क्लियर? अच्छा, अब इसने बाजू का जहां पे कुछ हमारी गलतियां वहां पे कुछ आई कैप की भी हैं, मतलब हमें उनसे इख्तलाफ है। मुझे इससे सख्त उलझन होती है जब आई कैप 3 पार्ट्स को तो प्रेजेंट कर देता है, मार्क्स इकट्ठे देता है 10 नंबर। हालांकि अगर वो मार्क्स भी दे देना ए के साथ कितने 4 नंबर का ये है, 3 का ये है, 3 का ये है, या 5 का ये, 2 का ये, 3 का ये, तो स्टूडेंट को अंदाजा हो जाता है कि किस पार्ट में कितना लिखना है। वो उसी वक्त फिर पता चलता है जब सोल्यूशन सामने आता है, वरना तो हवा में तीर चला रहे होते हैं ना, पता नहीं इसके इतने मार्क्स हो। तो इसलिए मार्क्स दे देने चाहिए। अच्छा एग्जामिनर इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें ना, अच्छा एग्जामिनर अपने सब पार्ट्स के भी मार्क्स मेंशन करता है, आई कैप नहीं कर रहा। इसका ये मतलब नहीं आई कैप अच्छा एग्जामिनर अच्छा है, वो भी अच्छा है, एक चीज पे थोड़ी डिसीजन होता है। हाँ जी, वो बहुत अच्छा है बिल्कुल। तो लेकिन ये मेरे ओपिनियन में करना चाहिए बात। ये क्लियर हो गया। अब हमने अप्रोच भी सीख ली, उस अप्रोच के मुताबिक एक क्वेश्चन को डिस्कस भी कर लिया। अब मजीद आपको जो असाइनमेंट दी गई आपने वो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, वो कर लिया, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज हम अपना नेक्स्ट एलिमेंट भी कवर करके जाएं। जो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? कौन सा जी? हाँ, स्टार्ट तो कर लिया था, आज उसको एंड करना है बस। वो स्टार्ट कौन सा किया था? गोइंग कंसर्न। अच्छा, कंप्लीट डिस्कशन कर, जो कल चीजें डिस्कस हो गई थी क्विक रिवीजन उनकी भी कर रहा हूं, ताकि एक दफा थीम सेट हो जाए, उसके बाद हम उससे आगे चलते रहें। देखेंगे 20-25 मिनट है हमारे पास। 25 मिनट है, ठीक है, शाबाश। सुन लें, टॉपिक चल रहा है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो एलिमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गोइंग कंसर्न। सीखेंगे हम क्या कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ किन सिचुएशन में आएगा, और अगर आएगा तो इसको ड्राफ्ट कैसे करना है। आज का हमारा मकसद क्या है क्लास में यहाँ पे बैठने का, क्या सीख के जाना है? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ किन सिचुएशंस में आएगा। कौन सा पैराग्राफ? गोइंग कंसर्न का नहीं, कल भी गलत। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, कौन सा पैराग्राफ? अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। कौन सा पैराग्राफ? अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। जरा अनसर्टेनिटी पे जोर दे के कहिए, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। ये ध्यान में, इसका मतलब है अगर अनसर्टेनिटी है तो ये पैरा आएगा, अगर अनसर्टेनिटी नहीं है पैरा नहीं आएगा। ये मेरी लाइन नोट कर लीजिए, लेक्चर के एंड पे दोबारा बोलनी है मैंने, अनसर्टेनिटी वाली, अनसर्टेनिटी वाली, ठीक है जी। सुन ले, गोइंग कंसर्न अजम्पशन है क्या? गोइंग कंसर्न अजम्पशन है कि कोई भी कंपनी अगले कम से कम 12 महीनों तक चल सके, ठीक है। इसे कहते हैं अगर कोई कंपनी अगले 12 महीने तक चल सके, इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट। ये बेहतरीन सिचुएशन है। एक वर्स्ट सिचुएशन भी है कि अगले 12 महीनों के अंदर अंदर कंपनी
बंद हो जाएगी। इसे कहते हैं शाबाश, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट अप्रोप्रिएट। एक 50-50 वाली सिचुएशन होती है। हाँ, ये जो 50-50 वाली सिचुएशन है ये है अनसर्टेनिटी के मसले मसाइल तो हैं लेकिन कंपनी उनको मैनेज भी कर रही है, कंपनी के पास उनको एड्रेस करने के लिए प्लान भी है, प्लान भी है। देखिए फिर से सुनिए, पहली सिचुएशन, अगर कोई इवेंट्स या कंडीशन कास्टिंग डाउट है ही नहीं तो क्या कहेंगे आप, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट। अच्छा, अगर कोई इवेंट्स या कंडीशन कास्टिंग डाउट है और कंपनी के पास कोई प्लान नहीं इसको मैनेज करने वाला, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। अच्छा, अगर इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हैं और मैनेजमेंट के बकौल उनके पास प्लान भी है उसको मैनेज करने के लिए, ये अनसर्टेन। इसको अनसर्टेनिटी क्यों कहा गया, क्योंकि पता ही नहीं प्लान कामयाब होगा या नहीं होगा, इसको कहा गया अनसर्टेन। यानी इवेंट्स या कंडीशन है ही नहीं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट। इवेंट्स या कंडीशन है लेकिन प्लान भी है तो क्या है, अनसर्टेनिटी। अच्छा, इवेंट्स या कंडीशन है और प्लान ही कोई नहीं है तो फेल हो चुका है, नॉट अप्रोप्रिएट। ये समझ रहे हैं, ठीक है। 3 सिचुएशंस हैं ये तीनों, इसके अलावा 4th सिचुएशन कोई नहीं पॉसिबल। हमने हर ऑडिट पे गोइंग कंसर्न के बारे में पता चल गया क्या है। अब ये तो नहीं पूछेंगे सर गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होती है, जितनी को ऑडिट के लिए जरूरी थी उतनी बता दी। काउंटिंग वाले टीचर आपको शायद मजीद डिटेल में लेके जाए, उसका ऑडिट से कोई ताल्लुक नहीं होगा मजीद डिटेल का, ठीक है। अकाउंटिंग के कंसेप्ट ऑडिट में क्या अप्लाई होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनकी डेप्थ, उनकी एप्लीकेशन का तरीका फर्क होता है। तो मैंने आपको हो सकता है अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट सिखाऊं, लेकिन उतने सिखाऊंगा जितना मेरा सब्जेक्ट रिक्वायर करता है, उससे आगे नहीं। गोइंग कंसर्न समझ आ गई, 12 महीने तक चलेगी, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट। 12 महीने तक कंपनी नहीं चलेगी, नॉट एप्रोप्रिएट। अच्छा, मे भी चले मे भी ना चले, अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये मे भी चले अच्छा, अब सुने, सबसे पहला स्टेप, हमने किसी भी क्लाइंट पे जाते हैं, प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। किस लिए कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, मकसद क्या होता है, प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई इवेंट्स या कंडीशन। ऐसे इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है बीमारी ढूंढनी है तो ये प्रोसीजर कौन से हैं, बीमारी ढूंढने के लिए, मसला ढूंढने के लिए, इवेंट्स या कंडीशन जो डाउट क्रिएट करते हैं उनके लिए। ये इवेंट्स या कंडीशन एक एक हमने कल डिस्कस कर लिया है, उधर नहीं जा रहा, कर लिया ना डिस्कस। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। तो ये प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, टू आइडेंटिफाई, कौन से टू। अच्छा, आपको टू और ऑन में फर्क कल बता दिया था ना, एक नुक्ते से मुजरिम और महरम वाला फर्क बता दिया था ना। ये ऑडिट में भी ऐसे होता है, एक नुक्ते से, ठीक है, रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। तो प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई इवेंट्स और है, प्रोसीजर ऑन आइडेंटिफाइंग इवेंट्स और है। टू आइडेंटिफाई इवेंट्स में क्या कहता है, टू आइडेंटिफाई इवेंट्स में, हाँ कहता है, सुन लो, आप सबसे पहले मैनेजमेंट के पास जाओगे, भागे भागे जाओ, मैनेजमेंट से सवाल पूछो, मैनेजमेंट से सवाल पूछो, क्या सर क्या आपने अपनी गोइंग कंसर्न की असेसमेंट तो की होगी, उसमें कोई मसला मसाइल नजर आया तो बता दीजिए। मैनेजमेंट ने फर्ज कीजिए आपको 2 बता दिए या कुछ भी नहीं बताया, क्या आपको सिर्फ मैनेजमेंट की इंक्वायरी पे रिलाई करना चाहिए कि खुद भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ना हम। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर। तो खुद के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से हो सकता है आपको इवेंट सामने आ जाए, तो मैनेजमेंट से भी इंक्वायरी करेंगे, खुद भी करेंगे। अच्छा, फर्ज कीजिए कि ना मैनेजमेंट ने बताया ना खुद के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से सामने आया इवेंट या कंडीशन, तो क्या करना चाहिए, क्या साइलेंट हो जाए कि फिर भी थ्रू आउट द ऑडिट अलर्ट रहे कि मैं भी शुरू में नहीं आया तो बाद में आ जाए। थ्रू आउट द ऑडिट आपने अलर्ट रहना है कि अगर कोई ऐसा इवेंट जो शुरू में आइडेंटिफाई नहीं हुआ बाद में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट से पूछा, ए मैनेजमेंट क्या आपने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की है? नहीं की, बहुत शाबाश। क्यों नहीं की?
ये अगर नहीं की तो उनसे पूछें क्यों नहीं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है असेसमेंट करती है मैनेजमेंट लेकिन 12 महीनों से कम। ये असेसमेंट कितने अरसे की होनी चाहिए? 12 महीनों की, क्योंकि गोइंग कंसर्न का ताल्लुक 12 महीनों से, ठीक है। अच्छा, एक केस स्टडी में उसने क्या दिया, उसने कहा कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जो 36 मंथ्स के बाद एक्सपायर हो जाएगा। 36 मंथ्स के बाद कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और कंपनी बंद हो जाएगी। बताइए गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी पैरा आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नॉट एप्रोप्रिएट वाला आएगा। एप्रोप्रिएट वाला क्यों आएगा? हालांकि 36 मंथ्स के बाद कंपनी फारिग है। 12 महीनों का होता है। शाबाश। गोइंग कंसर्न असेसमेंट 12 मंथ्स की होती है, ठीक है। 12 मंथ्स के बाद कोई मसला है वो आप पूछ लें, लेकिन उसका रिपोर्ट में फैक्ट पूछ लें। पूछ क्यों लें? क्योंकि अगले सालों में काम आ जाएगा हमारे, लेकिन उसका रिपोर्ट पे फैक्ट, रिपोर्ट में फैक्ट मसला बार। तो प्रोसीजर हमें समझ आ गए। कौन से प्रोसीजर? टू आइडेंटिफाई। कौन कौन से थे? भागे भागे गए, इंक्वायरी की, खुद भी भागदौड़ की, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, थ्रू आउट द ऑडिट अलर्ट रहे। अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया तो इंश्योर किया कि वो 12 महीने की कम से कम हो, ठीक है, और उसमें अपनी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उसके मुताबिक सारे एनालिसिस इंक्लूडेड हो। और जो बियॉन्ड पीरियड ऑफ असेसमेंट अगर कोई इवेंट है 12 महीनों, वो भी पूछ लिया। वो क्यों पूछ लिया? इस वजह से नहीं कि रिपोर्ट पे इफेक्ट लाना है उसका, अगले सालों में काम आएगा। ये सारे 4-5 प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद आप समझते हैं कि पॉसिबल है कोई इवेंट या कंडीशन सामने आ जाए। इंक्वायरी कर ली, रिस्क असेसमेंट कर लिए, और क्या किया था? अलर्ट थ्रू आउट द ऑडिट, असेसमेंट देख ली 12 महीने की है, और 12 बियॉन्ड का पीरियड कोई मसला था। अगर तो इन सारे प्रोसीजर से कोई इवेंट्स या कंडीशन सामने नहीं आता, स्टैंडर्ड यहीं पे खत्म। लेकिन अगर कोई इवेंट या कंडीशन सामने आता है, फिर कहानी आगे चलेगी। जैसे यहां पे डॉक्टर ने स्कैन किया हम और उसे कोई वायरस नजर नहीं आया, वो आगे ट्रीटमेंट शुरू करेगा कि मरीज को घर भेज देगा? घर भेज, अच्छा डॉक्टर वो घर भेज देगा। और अगर कोई वायरस नजर आता है, कोई मर्ज नजर आता है, कोई सिम्टम नजर आती है, वो क्या करेगा? एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, उसको एड्रेस। ये वायरस वगैरह सारे कल डिस्कस कर लिए थे हमने। तो उनमें से कोई एग्जाम में एक इवेंट भी सामने आ गया ना, तो आपका अगला स्टेप एक्टिवेट हो जाना। एडिशनल प्रोसीजर किस लिए? अच्छा, ये एडिशनल प्रोसीजर का मकसद सुन लीजिए। ये एडिशनल प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करते हैं ना, ऑन आइडेंटिफाइंग, यानी इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई होने के बाद जो हम एडिशनल, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है कंफर्म करना कि 3 में से कौन सी सिचुएशन है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट, या अनसर्टेनिटी। इसका अच्छा, और ये डिपेंड करता है कि हमारी मैनेजमेंट कितनी एक्सपर्ट है। हमारी मैनेजमेंट जितनी एक्सपर्ट हुई, अपने काम की माहिर हुई, उनके पास अल्टरनेट प्लान हुए, वो प्लान फिजिबल भी हुए, उनकी इंटेंशन भी है, डायरेक्टर्स की तरफ से सपोर्ट भी है, कोई लिटिगेशंस में प्रॉब्लम भी नहीं, वकील कह रहे हैं हम संभाल लेंगे, बैंकर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, लोन वापस नहीं मांग रहे, हम भी उनकी जो लोन रिक्वायरमेंट्स है डेट को उनको पूरा कर रहे हैं। जब अच्छी मैनेजमेंट हुई ना, तो याद रखें कि ये इवेंट्स या कंडीशन मैनेज हो जाए। देखिए, जिंदगी में हम बीमार तो बहुत दफा होते हैं, लेकिन हर दफा मरते थोड़े ही हैं। मरते तो एक ही दफा है, आखिरी दफा। बाकी तो हमेशा इवेंट्स या कंडीशन में गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आए, ये लाजमी नहीं है। जिस तरह हम इंसानों की जिंदगी में नशेबो फराज आते रहते हैं, उसी तरह कंपनी की जिंदगी में भी ये नशेबो फराज आते रहते हैं। अगर तो आप थक गए, हिम्मत हार दी, तो वहीं पे आप जीरो। और ना सिर्फ ये कि आगे नहीं जा सकेंगे, बल्कि पिछली भी जितनी मेहनत की वो भी जीरो। पार्ट क्वालिफाइड को कोई फायदा, नॉन क्वालिफाइड नो, तो वो जीरो। लेकिन अगर आपके पास प्लान है, रिजल्ट एक बुरा आया तो क्या हुआ, हमारे पास प्लान है, हमने आगे कैसे तैयारी करनी है, पिछले पास में क्या गलतियां की उनको कैसे मैनेज करना है, प्लान फिजिबल भी है, घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं,
कोई टीचर भी मिल गया सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, दोस्त भी है, कहते हैं बस आइंदा से वो पुराने काम खत्म, अब घूमना फिरना नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो बताइए क्या गोइंग कंसर्न अजम्पशन अब की बार नॉट अप्रोप्रिएट है? अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर घर वाले कहें भाई बस आज से फीस बंद, खुद कमाओ खुद खाओ, ठीक है, और दोस्त भी कहें छोड़ो यार सीए में क्या रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, वैसे ही सारे बेरोजगार, छोड़ो गोली मारो, ठीक है, क्यामत आने वाली है अनकरीब, छोड़ो। तो गोइंग कंसर्न, तो समझाना क्या चाह रहा हूं, मेन कंसेप्ट देखिए, प्रोसीजर एक दो वो अहम नहीं है, कंसेप्ट बिल्ड करना है हमें। कंसेप्ट क्या है, इवेंट्स या कंडीशन किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर कंपनी को फेस करना पड़ती हैं, लेकिन हर कंपनी की गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम नहीं आती। ये डिपेंड करता है कि क्या कंपनी के पास अल्टरनेट प्लान है कि नहीं, और हम एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर में यही देखते हैं कि क्या कंपनी के पास वो एडिशनल वो अल्टरनेट प्लान है कि नहीं। ये एडिशनल प्रोसीजर क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन एडिशनल प्रोसीजर के बाद हम किस नतीजे पे पहुंच रहे होंगे, या तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट या नॉट एप्रोप्रिएट, या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अब ये प्रोसीजर अगर आप देखें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 में है, 7 में वो क्या कह रहा है, कह रहा है मैनेजमेंट का प्लान देखो, प्लान को अंडरलाइन कर लें, मैनेजमेंट का प्लान देखो फ्यूचर का फिजिबल है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं, उसको देखें, और मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लें कि भाई मैनेजमेंट जो फ्यूचर की बातें होती है ना, फ्यूचर की बात, उन पे मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। जैसे दोस्त आपसे कोई फ्यूचर का प्लान शेयर करेगा, कसम खाओ जी ऐसे ही करोगे, ठीक है, जो उधार लिया था वापस कर दोगे, रिप्रेजेंटेशन दो कि वापस कर दोगे, ठीक है, फ्यूचर की कोई भी। तो फ्यूचर का जब भी प्लान ऑफ एक्शन होना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लाजमी मैनेजमेंट से हम ले लेते हैं कि भाई लिख के दो कि तुम ऐसा ही करोगे। फिर मैनेजमेंट ने अगर कैश फ्लो फॉर कॉस्ट बनाए हैं, कैश फ्लो फॉर कॉस्ट समझते हैं क्या होता है, इससे पहले हमने कहां पढ़ा कैश फ्लो फॉर कॉस्ट का कंसेप्ट, कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा चैप्टर 1 में, उसमें क्या पढ़ा था, इसके ऊपर कौन सी लिमिटेड श्योर था। अगर कैश फ्लो फॉर कॉस्ट है, क्या फ्यूचर की कैश फ्लो को हम चेक कर सकते हैं? नो सर, हो गया, मर गया ऑडिटर आपका। ऑडिटर हर चीज को वेरीफाई कर सकता है भाई, फ्यूचर की चीजों को उतना डिटेल में नहीं जितना हिस्टोरिकल को करता है, लेकिन फ्यूचर कैश फ्लो को भी कर सकता है, हर चीज को कर सकता है। डाटा यूज्ड इज रिलायबल, तो हमने कैश फ्लो फॉर कॉस्ट को चेक करना है कि इसमें जो डाटा इस्तेमाल किया गया वो रिलायबल है कि नहीं, अजम्पशंस पोर्टेबल है कि नहीं। पास्ट में ग्रोथ आती रही 10%, फ्यूचर कॉस्ट जो कैश फ्लो थी उसमें 20% है, क्या ये अजम्पशन आपके ख्याल में रीजनेबल है? नहीं है। अभी कोई प्रोडक्ट इन प्रोसेस है, कोई तजर्बा कर ही नहीं रहे, लेकिन कैश फ्लो फॉर कॉस्ट में लिखा हुआ है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिससे हमारा सेल डबल हो जाएगी, लेकिन आपने देखा तो करंटली कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल ही नहीं रहा था। ये डाटा रिलायबल है क्या? कह रहे कैश फ्लो फॉर कॉस्ट में यही देखें, यही देखें। फिर इफेक्ट्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट देखें, गोइंग कंसर्न पे क्या है, कोई लीगल केस का डिसीजन अगर एडवर्स आ गया तो वो हो सकता है गोइंग कंसर्न को प्रॉब्लम क्रिएट करे, कोई मेजर प्रोडक्ट फेल हो जाए वो हो सकता है गोइंग कंसर्न पे प्रॉब्लम क्रिएट करे। मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ें, लोन एग्रीमेंट्स पढ़ें, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रेगुलेटरी एक्शंस की रिपोर्ट्स पढ़ें। ये इन सारी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने से आपको कंपनी के बारे में कोई ना कोई अगर नेगेटिव इवेंट चल रहा है उसके बारे में पता चल जाएगा, जैसे शेयर होल्डर्स की मीटिंग में डिस्कस होते हैं, ठीक है। लोन एग्रीमेंट की अगर वायलेशन करें तो वो इमीडिएटली फेवर, लोन एग्रीमेंट खास तौर पे टिक करें, ये केस स्टडी में भी आई कि आपने टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। लोन एग्रीमेंट खास तौर पे टिक करें, लोन एग्रीमेंट कि अगर इसकी वायलेशन करेंगे तो लोन अमाउंट पे करना पड़ती है और लोन इमीडिएटली पेबल हो जाता है। जो अगर आपके पास पे करने के पैसे नहीं है तो आप फारिग हैं, बैंकरप्ट हो, बिल्कुल गोइंग कंसर्न नॉट अप, ठीक है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में कोई बड़े मसले में कोई कंपेटिटर ने कोई अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दी हो, वो डायरेक्टर बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कैसे निपटे,
किसी सप्लायर ने या कस्टमर ने केस फाइल कर दिया हो, उसकी डिस्कशन हो रही होती है, लॉयर से भी कंफर्म करना है, बोरिंग फैसिलिटी। तो ये सारे प्रोसीजर हमारे, आप खुद सोचें एक दफा इनको, अगर इन सारे प्रोसीजर का आउटकम पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम आई तो सही लेकिन कंपनी के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज या मैकेनिज्म है उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर इनमें से ज्यादा का जवाब नॉट में आए कि एग्रीमेंट्स की वायलेशन कर रहे हैं, कैश फ्लो फॉर कॉस्ट फ्यूचर में भी लॉस की तरफ जा रही हैं, करंटली भी लॉसेस आ रहे हैं, फ्यूचर की ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी नेगेटिव है, तो फिर प्रॉब्लम आ गई कि नहीं आ गई? तो मुझे बताइए ये जो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, फिर बता दूं ये टू वाले हैं, ये ऑन वाले हैं, दरमियान में ये इवेंट या कंडीशन का फर्क है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपने मिक्स नहीं करना, इनको डिफरेंशिएट रखना। अच्छा, गए प्रोसीजर परफॉर्म किए, इवेंट आइडेंटिफाई हुआ, इवेंट आइडेंटिफाई हुआ, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद तीन में से क्या पॉसिबिलिटी है इस सिचुएशन की? यहां तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन होगी एप्रोप्रिएट, ये पहली है गोइंग कंसर्न, या तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन होगी एप्रोप्रिएट या गोइंग कंसर्न अजम्पशन होगी नॉट एप्रोप्रिएट, या क्या होगा 50-50 मटेरियल अनसर्टेन। पहले तो इस पे पक्का कर लेना कि जब एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे उसके बाद जब सारे काम कर लेंगे उसके बाद तीन में से एक सिचुएशन पॉसिबल है, या तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट या नॉट एप्रोप्रिएट या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। अब सुन ले आपने करना क्या है। अब इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बता रहा हूं, तीन सिचुएशन में बताऊंगा, किस में, पहले किस में बताऊंगा एप्रोप्रिएट, फिर मटेरियल अनसर्टेन, फिर नॉट एप्रोप्रिएट, तरतीब आपकी चले। गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, इवेंट या कंडीशन था जरूर लेकिन जिसकी वजह से हमें एडिशनल प्रोसीजर करने पड़ गए, जिसकी वजह ऑडिटर को जो चीज बहुत ज्यादा तंग करे ना, ऑडिटर को जो चीज बहुत ज्यादा सताए, ऑडिटर को दूसरों को बता देना चाहिए कि नहीं कि सर देखे मेरी जिंदगी में कितने दुख हैं, आप समझते हैं कि शांति से जिंदगी गुजार रहे हैं, नहीं, हमारी आत्मा बड़ी व्याकुल है, हमें बड़े काम करने पड़ते हैं। क्या ऑडिटर को बताना चाहिए, अपने दुख दर्द बांटने चाहिए, किसके साथ, किसके साथ, शेयर होल्डर्स के साथ। हाँ, रिपोर्ट में एक सेक्शन है इस मकसद के लिए कि अगर ऑडिटर को ड्यूरिंग ऑडिट कोई बहुत ज्यादा दुख दर्द मिले हों, उसे शदीद प्रोसीजर परफॉर्म कर, दुख दर्द एक ही होता है हमारा, दुख दर्द क्या काम करना पड़ता है, एक ही होता है ना, और क्या होता है हमें, बस हमें काम ना कहे कोई कि क्या करना है, बाकी जो मर्जी, ठीक है सर। लेक्चर हम हमारे सुपर पावर्स हैं, एक दिन में 10-10 लेक्चर भी खत्म नहीं उठा सकते हैं, बस केस स्टडी का ना कहिएगा। तो फिर सुन ले, अगर ऑडिट के दौरान में किसी सिचुएशन में ऑडिटर को बहुत ज्यादा नॉर्मल से हटके, नॉर्मल से एक्स्ट्रा प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़े हो, तो इसका जिक्र ऑडिटर करता है की ऑडिट मैटर सेक्शन में। किसमें? की ऑडिट मैटर सेक्शन। नाम से ही जाहिर है ये ऑडिट वाला है, ये मैटर कौन सा है, ऑडिटर वाला। एमसीएसओ मैटर कौन सा था, फंडामेंटल फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग वाला, वो यूजर वाला था। एमसीएसओ मैटर यूजर वाला था। अदर मैटर था रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला, अदर मैटर में भी हम बताते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला। और की ऑडिट मैटर कौन सा है, ऑडिटर वाला, ऑडिटर, ऑडिटर के प्रोसीजर वाला, ऑडिटर के प्रोसीजर। तो मुझे बताइए कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, इवेंट या कंडीशन था, लेकिन क्या ऑडिटर को एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़े? ओपिनियन अनमोडिफाइड है, लेकिन ऑडिटर की ऑडिट मैटर सेक्शन इंक्लूड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़े। क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, जब कभी ऑडिटर सिग्निफिकेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं उसको रूटीन से ज्यादा वो की ऑडिट मैटर में जाता है। बाकी की ऑडिट मैटर की डिस्कशन बाद में करनी है हमने।
अच्छा, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, दूसरी सिचुएशन मटेरियल अनसर्टेनिटी वाली, फिर क्या होगा? इट डिपेंड्स। क्योंकि सुन ले, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है ना, तो मैनेजमेंट के लिए उसको डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। मैनेजमेंट ने उस अनसर्टेनिटी को, ये तो आपने काउंटिंग में भी पढ़ा होगा ना, हर अनसर्टेनिटी को रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है। वो लीगल केसेस करते हैं ना डिस्क्लोज पेंडिंग, किस वजह से करते हैं? इसी रिक्वायरमेंट की वजह से करते हैं। अगर मैनेजमेंट ने इसको डिस्क्लोज कर दिया हुआ, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी थी, आगे हम क्या करेंगे? इट डिपेंड्स कि मैनेजमेंट ने क्या किया है। अगर मैनेजमेंट ने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कर दिया हुआ तो अनुशाबाश, अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन पैराग्राफ ऐड करेंगे, कौन सा? रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, क्योंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी है। अब सुनिए ट्विस्ट कहानी में, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है लेकिन मैनेजमेंट ने उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कोई नहीं किया, ये मिस स्टेटमेंट है। इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और परवेसिव है तो, और बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन एक्सप्लेन कर देंगे। यहां पे स्टूडेंट बहुत ही हैरान होते हैं, कहते हैं सर ऊपर आपने कहा मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है और नीचे मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा ही नहीं आ रहा, पैरा ही नहीं आ रहा। क्यों? इसलिए कि वो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया तो मिस स्टेटमेंट हो गई है। अब वो क्वालिफाइड ओपिनियन में जाएगा, अब वो गोइंग कंसर्न में नहीं आएगा। अगर गोइंग कंसर्न में आया अनसर्टेनिटी तो वो डुप्लीकेशन हो जाएगी, डुप्लीकेशन। चलिए ये जहन में रखिएगा। यहां पे गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा क्यों नहीं आया पहले वाली में? क्योंकि गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है ही नहीं। यहां पे आया, ठीक हुआ। यहां पे क्यों नहीं आया? क्योंकि वो मिस स्टेटमेंट है। अब वो मॉडिफाइड ओपिनियन में जाएगा, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी में थोड़ा ही आएगा। क्लियर हो गई बात? अब आगे चलते हैं। अगर गोइंग का तीसरी, पहली सिचुएशन क्या थी? गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट, दूसरी नॉट, तीसरी गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट अप्रोप्रिएट। जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट अप्रोप्रिएट हो तो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनाने, क्योंकि कंपनी अगले 2-3 महीनों में बंद हो जाएगी ना, तो करंट और नॉन करंट तो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और सारे एसेट्स और लायबिलिटीज भी हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू कह लें। तो इसीलिए अब हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बल्कि नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनानी है। नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस का नाम होता है लिक्विडेशन बेसिस या ब्रेकअप वैल्यू बेसिस। लिक्विडेशन बेसिस या ब्रेकअप वैल्यू बेसिस, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट हो अगर, तो हमने क्या करना है? इट डिपेंड्स। मैनेजमेंट ने क्या किया? अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है, तो गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती, परवेसिव इफेक्ट, परवेसिव, सारे ही गलत, शाबाश, एडवर्स ओपिनियन। अच्छा, अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है तो गलती है नहीं, ओपिनियन कौन सा आएगा? अनमोडिफाइड। लेकिन उसके साथ ऑडिटर एम्फसिस और मैटर पैराग्राफ देगा। अब इसमें मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, एम्फसिस और मैटर पैराग्राफ क्यों देगा? हाथ उठा के। और दूसरा सवाल, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ क्यों नहीं आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
पीछे में छठा जी। यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो एम्फेसिस और मैटर का पैराग्राफ आएगा और एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर लिस्ट में गोइंग कंसर्न एक मिनट ठहरे, एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ की सर्कमस्टेंसेस में ये डिस्कस हुआ हुआ है, डिस्कस हुआ हुआ है। क्या डिस्कस हुआ है? लाइन क्या थी? गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट, गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट हो तो फिर एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ देगा। शाबाश। मेरा दूसरा सवाल, इस पे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा क्यों नहीं आया? क्योंकि ये गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट, तो वो कब आता है पैराग्राफ? शाबाश, वो मटेरियल अनसर्टेनिटी के केस में आता है। भाई स्पेसिफिक एग्जांपल डेफिनेशन की तरफ क्यों जा रहे थे? है ना वो एग्जांपल स्पेसिफिक, 8वीं एग्जांपल थी, ठीक है। वैसे इसको बाज़ का कुछ स्टूडेंट ना स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की एग्जांपल में भी ले जाते हैं कि सर ये जनरल से तो हट गया, वो भी अगर वो भी कह देते ना, वो भी मैं ठीक मानता। ठीक है, चलिए अब क्लियर हो गया। आप नोट कीजिए, सिचुएशन है 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिचुएशन में मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा आ रहा है। आपको अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपने ये सोचना है कि इसमें क्यों नहीं आ रहा अनसर्ट, इसमें क्यों नहीं आ रहा, इसमें क्यों नहीं और इसमें क्यों नहीं आ रहा, फिर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर जी? अच्छा, अब इसकी ड्राफ्टिंग मैंने आपको नहीं सिखाना क्योंकि ड्राफ्टिंग ऑलरेडी सिखा। अब मैं एक लफ्ज बोलूंगा, ड्राफ्टिंग आ जाएगी आपको, क्या भला? शाबाश। इसकी मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न की ड्राफ्टिंग वैसा ही है जैसे एम्फेसिस ऑफ मैटर की ड्राफ्टिंग, और एम्फेसिस ऑफ मैटर की ड्राफ्टिंग कैसे है? जैसे गोइंग कंसर्न की है। तीन चीजें कौन से? मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड, रेफरेंस, ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। क्लियर हुई है बात? आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने 3 चीजें सीख ली। एक, हमने प्रोसीजर सीख लिए गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, टू वाले भी ऑन वाले भी। दूसरा, हमने इम्प्लीकेशन रिपोर्ट पूछी सीखी कि किस सिचुएशन में रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा। और तीसरा, हमने ड्राफ्टिंग भी सीख ली। अच्छा, ड्राफ्टिंग सीखी, इस पे आप ठंडे पड़ गए हैं। जैसे आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, पढ़ के देख लें, अभी पढ़ें, जरा घर से पढ़ाएंगे। बिल्कुल, स्टार्ट मैंने कल यहां से करना है। अगर आपने पढ़ा हुआ तो ठीक, वरना फिर मैं आपको एक एक लफ्ज पढ़ाऊंगा जैसे आपको था हमारी आदत है। ठीक है, तो रीड कर गया। ठीक, होम असाइनमेंट भी मिल गई आपको, पर्ची के ऊपर लिखी हुई है, वो होम असाइनमेंट लाजमी करनी है आपने। और कल क्या आपका टेस्ट है? कल बिल्कुल टेस्ट है, कल टेस्ट है, और परसों भी क्लास है आपकी। ठीक है जी, इंशाल्लाह। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।